उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत और सपा की हार की चर्चा खूब है। वहीं बसपा के प्रदर्शन को भी वोट कटवा की संज्ञा दी जा रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इस प्रदर्शन से काफी खुश हैं। वो चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के प्रदर्शन से गदगद है। साथ ही कह रही हैं कि यह संघर्ष और जुझारूपन 2024 के लोकसभा चुनाव तक कायम रखना है। अब सवाल ये उठता है कि हार के बाद भी आजमगढ़ में ऐसा क्या मिला जिसने मायावती को उम्मीदों से भर दिया है। जवाब है बसपा की बदलती सियासत। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई, तो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला शब्द पहली बार सुनने में आया। इसी फॉर्मूले को बसपा की जीत का श्रेय दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बसपा ने 20 सीटें हासिल की और सोशल इंजीनियरिंग को ही पूरा श्रेय दिया गया। पार्टी सुप्रीमो मायावती के बयानों में दलितों, मुस्लिमों के साथ ब्राह्मण शब्द भी जुड़ चुका था। वो गरीब अपर कास्ट के लोगों की भी बातें करने लगी। देश भर में बसपा की इस सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा खूब हुई। खुद बसपा की हाई कमान के जहन में फॉर्मूला इस कदर बैठ गया कि 2012 से लगातार पार्टी का जनाधार खिसकना शुरू हुआ, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर रणनीति बनती रही। 2012 के विधानसभा चुनावों में बसपा यूपी की सत्ता से बाहर हुई। 2014 लोकसभा चुनावों में तो उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। इस ऐतिहासिक हार के बाद भी मायावती सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर डटी रही। 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो बसपा और रसातल में चली गई, लेकिन फॉर्मूले पर कायम रही। 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा ने जरूर वापसी की और 10 सीटें जीती, लेकिन इस वापसी के पीछे बसपा सपा गठबंधन को ज्यादा श्रेय दिया गया। हालांकि चुनाव बाद मायावती ने यह कहते हुए सपा से गठबंधन तोड़ लिया कि उनके वोट सपा को ट्रांसफर हुए, लेकिन सपा समर्थकों के वोट बसपा प्रत्याशियों को नहीं मिले। यानी 10 सीटों की जीत में भी मायावती कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को ही अहम आधार मान रही थी। इसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर पूरी ताकत झोंक दी। यूपी में सबसे पहले ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया। पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्र को इसकी कमान सौंप दी गई। पूरे प्रदेश में जिलों जिलों सम्मेलन हुए, लेकिन चुनाव परिणाम आए तो बसपा सिर्फ एक सीट ही जीत सकी। इस परिणाम ने देश की राष्ट्रीय पार्टी बसपा के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बातें होने लगे कि क्या मायावती अब यूपी की राजनीति के लिए पुरानी बात हो चुकी है? क्या बसपा खत्म होने की कगार पर है? जाहिर है बाहर ऐसी चर्चाएं चल रही थी तो कहीं ना कहीं मायावती को भी सोचने पर मजबूर किया होगा। और फिर आखिर वो समय आ ही गया जब सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले का तिलिस्म टूट गया और मायावती को समझ में आ गया कि ब्राह्मणों को जोड़ने के चक्कर में मुसलमान उनसे दूर हो चुका है। यही नहीं, उनका आधार दलित वोट बैंक भी तेजी से खिसकने लगा। कभी आराम से 20% वोट हासिल करने वाली बसपा के पास अब कुल 13% वोट बचे हैं। एक मंझे हुए राजनेता की तरह मायावती ने फौरन इस पर एक्शन शुरू कर दिया और सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को किनारे कर वापस बसपा के पुराने दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत पर लौट आई। पार्टी से कुछ नेताओं को बाहर किया गया, कुछ के पर कतरे गए। यही नहीं, उन्होंने फौरन ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी क्रम में मायावती ने जेल में बंद सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर सवाल उठाए। लखनऊ के सत्ता के गलियारे में मायावती के इस बयान को उनकी मुस्लिम वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिशों के तौर पर देखा गया। ये तर्क तब और पुख्ता हो गया जब मायावती ने रामपुर से प्रत्याशी नहीं खड़ा करने का ऐलान कर दिया। राजनीति विश्लेषकों के अनुसार कहीं न कहीं मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, आजम खान चूंकि मुस्लिम के बड़े नेता हैं, ऐसे में उनकी सीट जीतने की वो कोशिश नहीं करेगी, लेकिन सपा को चुनौती देती रहेंगी। ये एहसास करते हुए आजमगढ़ से अखिलेश की सीट पर प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर दिया। मायावती ने बसपा में वापसी करने वाले शाह आलम उर्फ
गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में टिकट देकर दलित मुस्लिम गठजोड़ की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। बता दें, आजमगढ़ में यादवों के साथ मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ये चुनाव अब भले ही बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ जीत गए और बसपा के गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो बसपा का प्रदर्शन काफी अच्छा ही माना जाएगा। चुनाव जीतने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 3,12,432 वोट हासिल किए। वहीं दूसरे नंबर पर रहे धर्मेंद्र यादव को 3,03,837 वोट मिले। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,106 वोट मिले। मत प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 34.39%, सपा को 33.44% और बसपा को 29.27% मत मिला। इससे कहीं न कहीं पता चलता है कि विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त सपा के खाते में गया और सपा ने जिले की सभी 10 सीट जीत ली थी, वही मुस्लिम वोटर लोकसभा उपचुनाव में बट गया। बसपा को भी उसका समर्थन मिला। आजमगढ़ के रिजल्ट से मायावती कितना उम्मीद से भर गई हैं, इसका अंदाजा उनका 18 घंटों में किए गए 2 ट्वीट से लगता है। उपचुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने कहा, उपचुनावों को रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है। फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी भाजपा व सपा के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों व कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से यह साबित किया कि केवल बीएसपी में ही यहां भाजपा को हराने की सैद्धांतिक व जमीनी शक्ति है। यह बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। वहीं मायावती ने ट्वीट किया, बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जिस संघर्ष व दिलेरी के साथ लड़ा, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु भी संघर्ष व प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। दोनों ही ट्वीट में मायावती ने समुदाय विशेष का जिक्र किया। याद कीजिए, विधानसभा चुनाव के बाद से ही मायावती लगातार मुस्लिम वोटर के गुमराह होने की बात कहती रही हैं और उन्हें बसपा में वापस लाने की जरूरत बताती रही हैं। मायावती ने अपने इस बयान के साथ ही साफ कर दिया कि वो अब दलित और मुस्लिम गठजोड़ की सियासत पर ही आगे बढ़ेंगी और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी भी बसपा इसी आधार पर करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।